लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी व्हाट वर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने 3 लॉज देखे थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, और सेकंड में हमने बात करी थी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, इसके नेचर में एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। वो दो ऑब्जेक्ट्स जो आपस में कांटेक्ट में है, हम लोगों ने तो पहले भी बात करी है कि देयर आर कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो जो दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है और एक दूसरे के साथ पैरेलल है, पैरेलल यानी कि जिनके सरफेसेस आपस को पैरेलली टच करते हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमारा लगता है फ्रिक्शन। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, ये कोई एक ब्लॉक है, ये सरफेस है और आपका ये कोई हैवी ब्लॉक है, तो हमने इस हैवी ब्लॉक या कार्ड को हिलाने के लिए इस डायरेक्शन में लगाया फोर्स और इसी डायरेक्शन में इस बॉडी का हुआ मोशन। तो एनी रेजिस्टेंस फोर्स जो इसके मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस फोर्स है जो मोशन या फिर फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हम एक फन फैक्ट की बात करें तो हमें पता पड़ता है कि लियोनार्डो दा विंची, जो कि वैसे तो एक फेमस पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, बट 1493 में लियोनार्डो दा विंची ने फ्रिक्शन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, जो फॉर नियरली 200 ईयर्स लोगों को अननोन था। बट बाद में पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची ने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था, या फिर ऑलरेडी वो अपनी बुक्स में दे चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने देखा है या तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर स्टेट ऑफ मोशन में है, तो फ्रिक्शन किन पर लगेगा, जो या तो रेस्ट पे है जो या तो मोशन में है। तो इसी के बेसिस पे हम अपने फ्रिक्शन को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होगा, जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो है स्टेट ऑफ रेस्ट में। जब कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेटिवली रेस्ट पोजीशन में है, तो उस पे जो फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई भी बॉल ऑन द ग्राउंड, एग्जांपल बॉल ऑन अ ग्राउंड, या फिर कोई भी कार है जो अभी अपनी स्टेडी पोजीशन पे खड़ी है, तो इसमें क्या होगा, ये बॉल ग्राउंड पे अपनी पोजीशन को मेंटेन कैसे करे हुए, क्योंकि उस पे एक रेजिस्टेंस लग रहा है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भाग नहीं रही है, इधर उधर एक तरीके से अपना पाथ को डिविएट नहीं कर रही है, वो अपने एक स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए हुए है। तो जिस फोर्स ने या जिस फ्रिक्शन ने उसे उसकी स्टेट में मेंटेन कर रखा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉल पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, ये एक बॉल है, बॉल रखी है, तो सपोज बॉल तो किसी भी डायरेक्शन में भाग सकती है, तो एक तरीके से हर डायरेक्शन से, या फिर कोई ऐसा सरफेस है, ऐसे सरफेस पे तो नहीं खैर, तो इस टाइम पे जो हर डायरेक्शन से एक फोर्स उसे रोके हुए है, अपनी पोजीशन को मेंटेन कराए हुए है, उसी हम फोर्स को बोल रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि मतलब ये हर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि मोशन तो इसका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी एंड इधर भी, तो हर मोशन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये उन बॉडीज पे काम कर रहा है जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। इसमें ही हम एक बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो यानी कि कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन उस बॉडी पे एप्लीकेबल है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इस समय इस बॉडी पे अप्लाइड है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे कि अगर रफ सरफेस है, जैसे कि हम बात करें
कि कोई बॉल है या फिर कोई बहुत बड़ा सा हमारा कार्ट है, ठीक है, वो हमने एक ग्राउंड पे रखा हुआ है जो कि एक रफ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे हमारा स्मूथ सरफेस, और यही एक कार्ट रखा हुआ है जो एक उबड़ खाबड़ सरफेस पे, यानी कि यहाँ पे रफ सरफेस है। तो कौन सी जगह पे हम अपनी बॉडी को इजीली मूव करा सकते हैं? स्मूथ सरफेस पे। और कहाँ पे हार्ड है? रफ सरफेस पे। यानी कि स्मूथ सरफेस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कैसा है? कम है, यानी कि हम लोग अपनी बॉडी को जल्दी से मोशन दे सकते हैं। स्मूथ सरफेस पे हम अपनी बॉडी को जल्दी से मोशन देकर उसका फ्रिक्शन की वैल्यू कम कर सकते हैं और उसे एक स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे रफ सरफेस में या उबड़ खाबड़ सरफेस पे अपने कार्ट को मूव कराने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है? ज़्यादा है। मोशन और फोर्स हमें कितना देना पड़ेगा? ज़्यादा। यहाँ पे फोर्स की नीड कम थी, बट यहाँ पे फोर्स की नीड ज़्यादा है। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें ये बताता है कि हमारे बॉडी पे कितना फ्रिक्शन एप्लीकेबल है, कितना अप्लाइड है, जो डिपेंड करता है किस पे? नेचर के सरफेस पे। अगर सरफेस रफ है तो हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा लगा हुआ है, अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझ आया होगा एंड स्टैटिक फ्रिक्शन समझ आया होगा। सेकेंड हम लोग बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब जब स्टैटिक में बॉडीज रेस्ट पे थी तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसा होगा? स्टेट ऑफ मोशन में होगा। ज़रूरी नहीं कि दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में हो, इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट हमारा स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अ मूविंग कार। तो कोई कार चल रही है तो उस चलती हुई कार में जो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा था? जो फ्रिक्शन था वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेंटेन कर रहा था, यानी कि इसमें स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन कर रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? जो फ्रिक्शन है वो ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन है उसको रेजिस्ट करेगा। जैसे कि मैं बात करूं, स्काई डाइवर डाइविंग जब करते हैं, जब आसमान से नीचे कूदते हैं तो उन पे एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, उसी को हम एक तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं। कोई भी चलती हुई बॉल, हमने किसी बॉल को किक करा और वो चल के एक जगह पे जाके रुक गई, वो क्यों रुक गई? क्योंकि उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू अप्लाइड मोशन या फिर अप्लाइड फोर्स। तो कोई ऐसा फ्रिक्शन जो चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकता है या फिर उसके फोर्स ऑफ मोशन को या फिर उस पर लगे हुए फोर्स या उसमें प्रेजेंट मोशन को रोक देता है, कम कर देता है, उसी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें हम लोग एक और पॉइंट देखेंगे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे या फिर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। जितना फोर्स वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली बॉडी पे लगेगा उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा 10 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड वाली बॉडी पे भी लगेगा। यानी कि हम सीधा बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, अपोजिट फोर्स लगा रहा है, वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि बेसिक स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं। इसी में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या होते हैं? तो जनरली 3 टाइप होते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के। एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है रोटेटिंग या फिर रोलिंग बोल सकते हैं, रोलिंग। स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? जब कोई बॉडी अपने सरफेस पे स्लाइड करती है, यानी कि जैसे मैं बात करूं तो कार है, कार नॉर्मल एक स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करते हुए नीचे अपने पाथ को फॉलो कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? कार एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, उसमें जो उस बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन।
अगर मैं बात करूं कोई बॉल है जो सरफेस पे रोल कर रही है, स्लाइड और रोल में डिफरेंस समझ आ रहा है? स्लाइड मतलब नॉर्मल चल रही है और रोल मतलब गोल 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 घूम के जा रही है। तो जब उस केस में फ्रिक्शन लगेगा उसे बोलेंगे हम लोग रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी में एक और काइनेटिक फ्रिक्शन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड क्या होते हैं? तो फ्लूइड हमारी गैस भी हो सकती है और वाटर भी हो सकती है। तो जब गैस और वाटर के केस में अपोजिट रेजिस्टेंस काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि हम पर हम लोग बात कर रहे हैं गैस की और लिक्विड स्टेट की। जैसे मैं बात करूं, स्विमर है, जब वो स्विमिंग करता है तो स्विमिंग करते हुए एक अपोजिट फोर्स फील करता है, एक रेजिस्टेंस फील करता है, वो फ्लूइड काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्काई डाइविंग करते टाइम जो स्काई डाइवर फील करता है रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग जो फील करता है वो हमारा एयर काइनेटिक फ्रिक्शन है, अगेन वो फ्लूइड काइनेटिक फ्रिक्शन है। जो फ्लूइड काइनेटिक फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता और कैसा सरफेस है उस पर जरूर डिपेंड करता है कि कैसा हमारा फ्लूइड है। अगर कोई डेंसर फ्लूइड होगा तो ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कोई लेस डेंस होगा तो कम लगेगा। जैसे कि पानी में आप लोग रेजिस्टेंस ज़्यादा फील करोगे बट एयर में रेजिस्टेंस कम फील करोगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है एंड एयर की डेंसिटी कम होती है। आपको समझ आया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं? इधर तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि चलो फ्रिक्शन हमें समझ तो आ गया कि कैसे कैसे लग रहा है, किन किन ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा है, बट इस फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर सिंपली मैं बात करूं, एडवांटेजेस की बात करते हैं। एक है एडवांटेजेस और एक है डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस कैसे? होल्डिंग एंड ग्रिपिंग, मतलब कि ये पेन इस समय मेरे हाथ में है, ये मार्कर इस समय मेरे हाथ में है, ये कहीं भग नहीं रहा, ये मेरे हाथ से स्मूथली स्लाइड नहीं हो रहा, स्मूथली छूट नहीं रहा। क्यों? ग्रिप क्यों है? क्योंकि हम दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, हम दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट है, मेरे फिंगर्स और मेरे मार्कर के बीच में एक कॉन्टैक्ट है जो मेरे मार्कर को मेरे हैंड में एक स्टेडी पोजीशन पे मेंटेन कर रहा है। तो मतलब फ्रिक्शन हमें हमारे को कैसे हेल्प करता है? होल्ड करने में और ग्रिप बनाने में, और हीट रिलीज करता है। जैसे कि सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपने आपको वार्मथ फील करानी हो तो हम लोग ऐसे हाथ रब करने शुरू कर देते हैं। तो उस समय क्या हो रहा है, हमारे दोनों हाथ कांटेक्ट में आए और एक दूसरे के साथ मोशन में, तो ये वाला हाथ इसके अपोजिट एक फोर्स लगाएगा। तो जब यहाँ पे अपोजिट फोर्सेस अप्लाई होंगे, एक अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, वो क्या होता है, वो हीट रिलीज करता है और हमारे हाथों में क्या आती है, एक गर्मी आती है, एक गर्माहट रिलीज होती है, एक वार्मथ फील होती है। ऐसे ही कोई बॉडी अपनी पोजीशन को स्टेबल बनाए हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बोर्ड है, ये चेयर्स है, फर्नीचर है, सब अपनी जगह पे स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करते हैं, वो अपनी ही जगह पर क्यों है। मैं खुद हूँ, मैं इधर से उधर क्यों नहीं भाग रही हूँ, क्योंकि ग्राउंड और हमारे सरफेसेस के बीच में एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी एक स्टेडी पोजीशन में, एक स्टेबिलिटी पोजीशन में मेंटेन करके रखता है। अगर फ्रिक्शन नेचर में ना हो तो हर ऑब्जेक्ट इधर से इधर भागना शुरू कर देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर अभी यहाँ पे ऑयल पड़ा हो तो ऑयल पे हम लोग क्या करते हैं, फिसलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट ना छूट जाता है और वहाँ पे फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। ऑयल जब प्रेजेंट हो वहाँ पे फ्रिक्शन की इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए वहाँ पे चीज़ें फिसलनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में स्टेबिलिटी है, देयरफॉर इट इज एन एडवांटेज ऑफ हैविंग अ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस समझ आए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अब अगर हीट रिलीज हो रही है तो जो मशीन है वो डेप्रिशिएट भी होंगी। डेप्रिशिएट कैसे? कि अनवांटेड एनर्जी रिलीज हो रही है, अनवांटेड एनर्जी रिलीज होगी तो क्या, उनकी टाइम के साथ वैल्यू घटती चली जाएगी, काम करने की इंटेंसिटी घटती चली जाएगी, उन्हें जितना यूज नहीं होना वो तब भी उतना यूज हो रही है। क्योंकि सपोज वो 100% में से 50% यूज हो रही है, 50% में से भी वो 40% एनर्जी ऐसी रिलीज कर रही है जो वेस्ट है, तो यानी कि उनकी वैल्यू घट रही है, तो मशीन डेप्रिशिएट होती है फ्रिक्शन की वजह से।
दूसरा, मशीन्स को ल्यूब्रिकेट करके रखना पड़ता है जिसकी हेल्प से उनमें फ्रिक्शन कम एप्लीकेबल हो और उनकी वैल्यू ना घटे। और क्या करना पड़ता है, अनवांटेड हीट, तो यही बात आ गई कि अनवांटेड हीट होगी, रिलीज होगी, तो ऐसे में हमारे को पेट्रोल या फिर जो एनर्जी गिविंग एजेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। यूज़ तो हमारे को कम थी, बट अनवांटेड हीट रिलीज की वजह से हमें पेट्रोल या फिर एनर्जी की ज़्यादा यूसेज करनी पड़ रही है। तो ये थे हमारे बेसिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हम अपने नेचर में फ्रिक्शन की वजह से देखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें हमने फ्रिक्शन, उसके टाइप्स एंड उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करी। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्क, हीट एंड एनर्जी।